भारत में केंद्र की सत्ता में आए मोदी सरकार को पूरे 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में देश की जनता ने ढेरों बदलाव देखे हैं। मोदी सरकार का दावा है कि 2014 के बाद से भारत में शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा में काफी सुधार देखा गया है, आया है। हर घर पानी और रसोई गैस पहुंचा दी गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से लेन देन को आसान बना दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के 9 साल, क्या पाया क्या खोया। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए। नरेंद्र मोदी किसी गैर कांग्रेसी पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले शख्सियत बन चुके हैं। बीते 9 सालों में पीएम मोदी की सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। ये दावा किया जा रहा है कि समाज कल्याण हो, गरीबी हटाने के लिए कोई योजना हो, ये सब केंद्र सरकार लेकर आई और गरीबों को इससे बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाए। हालांकि आलोचक इससे उलट राय रखते हैं। उन्होंने कहा है कि उपलब्धियां गिनती भर हैं, खामियां अनगिनत है। कुछ फिगर्स हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि मोदी सरकार के जो 9 साल हैं, इसमें समाज कल्याण और गरीबी हटाने के लिए जो योजनाएं लाई गई, उन योजनाओं का क्या हाल रहा, क्या उपलब्धियां मोदी सरकार की 9 सालों के दौरान रही हैं। तो गरीबी हटाने के लिए केंद्र सरकार लेकर आई जनधन योजना, 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज सुविधा, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत समेत कई ऐसी योजनाएं चलाई गई। एक दावा ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटा लिया गया और इसके बाद से जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर भी केंद्र सरकार का ये दावा है कि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा ध्यान दिया गया है और मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत पूर्वोत्तर के राज्य में अब संपन्नता पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मोदी सरकार की विदेश नीति को भी काफ़ी सफल बताया जा रहा है। विश्व में भारत का विदेश नीति के वजह से उसके कारण काफ़ी सम्मान बढ़ गया है। भारत का कद पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक और डेटा है जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखा जाए, वो ये है कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में जनता की क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। नौकरियां बढ़ने की जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। आय वितरण में, यानी कि जो आय है, इनकम है, उसमें एक गहरी असमानता देखी जा रही है। आर्थिक सुधार की नीतियां सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने में विफल रही हैं। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, जबकि गरीबों की आय घट रही है। मोदी सरकार में समाज में विभाजन बढ़ा है। चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है। देश में विविधता और धार्मिक सद्भाव को भी ठेस पहुंची है। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल कैसे रहे हैं, उपलब्धियां जो बताई जा रही है केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कि हमारा उद्देश्य सामाजिक कल्याण और गरीबों की जो है भलाई है, उनका उत्थान है, इसमें कितनी सच्चाई है। आज स्ट्रेट टॉक के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बेहद ही विशेष पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आइए दर्शकों से उनका परिचय भी कराते हैं और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है विवेक देशपांडे जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजय भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं। अजय भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में करना चाहूंगी अजय भारद्वाज जी आपसे। 9 वर्षों का कार्यकाल, दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटा लिया गया, तो उसके बाद वहाँ पर तेज़ी से तरक्की हो रही है और गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है गरीबों को। 80 करोड़ जो है उनको मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, ये भी एक दावा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे 9 वर्षों के कार्यकाल को, अजय जी? देखिए, मैं इस 9 वर्ष के कार्यकाल के जो विभिन्न पक्ष हैं वो सबको सम्मिलित करके देखना चाहता हूं
उसमें एक इकोनॉमी का पक्ष है, उसमें पॉलिटिक्स का फंक्शन उसमें पक्ष है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी पक्ष है, एक समाज का पक्ष है। तो कई पक्ष हैं जिसके रूप में मुझे लगता है एक सामयिक वार्ता हो सकती है। और जहां तक 9 वर्षों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इन 9 वर्षों में समाज के अंदर अप्स एंड डाउन जरूर आए हैं। जैसे शुरू में जब 2014 में सरकार आई थी, तो एकदम लिंचिंग के इंसिडेंट भी हुए थे, कुछ ऊपर चढ़ाव नीचे हुए, काफी कुछ हुआ। लेकिन अवार्ड वापसी का भी एक दौर चला था। लेकिन ले दे के सब एट द एंड ऑफ इट एक पॉजिटिविटी का माहौल जो है वो देश में बना है। वो पॉजिटिविटी जो है वो सामाजिक स्तर पे भी है, वो आर्थिक स्तर पे भी है, वो राजनीतिक स्तर पे भी है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि वो राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्तर पे जो है पॉजिटिविटी इंडिया के बारे में बनती है, वो है। तो ये जो बातें हैं कि 9 साल में क्या हुआ है, इसको एक कैप्सूल में बताना शायद थोड़ा दुर्लभ होगा, लेकिन ये जरूर है कि मैं आपको 3 या 4 पक्षों में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला ये है कि भारत का एक इंटरनेशनल स्टेटस जो है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है, वो बहुत एक अच्छे तरीके से उभर के बाहर आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं किया, उनका अपना योगदान है, उनका अपना योगदान जो है वो सम्माननीय है और लॉटरी है। मतलब आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। बट लेकिन इन 9 सालों में थोड़ा सा ऐसा एक परिवर्तन आया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि अगर यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो रशिया इज लुकिंग टू इंडिया कि क्या करना चाहिए। अगर अमेरिका और यूरोप की कोई समस्या आ रही है तो अमेरिका इंडिया को साथ थोड़ा सा लेके चलना चाहता है, ज्यादा तो चलना चाहना वो अलग बात है। और जिस तरह से हमने इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को पिछले 9 साल में डील किया है इन ए वेरी डिसाइसिव मैनर, इंडो चाइना रिलेशंस को जैसे डिसाइसिवली डील किया है, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मैंने छोटा सा आपको उदाहरण दिया है। दूसरा ये है कि जो घर के अंदर है पॉलिटिक्स विद इन इंडिया भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी नहीं आई है, काफी पॉजिटिविटी आई है। इकोनॉमी में हमने डिजिटल इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो था कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन जो मुझे लगता है कि कम हुआ है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पत्रकार के रूप में सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे छोटे छोटे अभियान चलाए गए, स्वच्छ भारत का जैसे अभियान चलाया गया, अब ये स्वच्छ भारत का अभियान इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए, अगर मैं भी सोचता हूं कि अगर मैं लिफाफा अपनी गाड़ी से बाहर फेंक रहा हूं तो आई बिकम सडनली कॉन्शियस अबाउट इट कि नहीं, अब मुझे सड़क पे नहीं फेंकना, मुझे एक अच्छा डब्बा ढूंढना है, वहां पे रखना है। तो ये जो सटल चेंजेस इन द सोसाइटी which have happened in the last 9 years, ये सामाजिक रूप में है। पॉलिटिकल रूप में मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि 1984 में पहली बार हुआ था कि 1 पार्टी मेजॉरिटी आई थी। 1984 के बाद आज तक, मतलब 2014 तक किसी सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। तो ये पहली बार है कि बीजेपी ने अपने बलबूते पे खुद मेजॉरिटी लेके सरकार बनाई है। तो उससे भी एक जो मनोवृत्ति है लोगों की वो प्रतिबिंबित होती है। उससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि लोग, मैं ये नहीं, मैं एक पीआरओ की तरह बात नहीं करना चाहता, मैं एक विवेक से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब मैं आपको 1984 पे लेके जा रहा हूँ, जो आज से 40 साल पुरानी बात है, उससे पहले हम समय टूटी फूटी सरकारें लेके आए। वाजपेयी जी की भी सरकार जो थी वो 19 पार्टीज के साथ चल रही थी। तो सभी सरकारें ऐसी चलती रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार भी ऐसी चलती रही। उससे पहले नरसिम्हा राव जी की तो सरकार वैसे ही अपंगु सरकार थी। तो लेकिन ये सारा जो सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैंडेट जो इस पार्टी को मिला है वो भी एक गंभीर विषय है। पर मैं यही समझना चाहूंगी कि ये जो मैंडेट मिला था, ये जो मेजॉरिटी का मैंडेट मिला था, इसका कितना यूटिलाइज कर पाई है मोदी गवर्नमेंट।
तो आज हम स्ट्रेट टॉक के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के भारत में 9 साल पूरे हो चुके हैं और इन 9 सालों में ये सरकार कैसे काम कर रही है, क्या हमने खोया है, क्या हमने हासिल किया है। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, ये विवेक देशपांडे के पास लेकर चलना चाहेंगे। विवेक जी, आपने सुना कि अजय भारद्वाज जी ने किस तरह से जो एक सकारात्मक पहलू जो है मोदी सरकार के वो प्रस्तुत किए हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे वो गरीबों का कल्याण हो, इन सब के बारे में वो काफ़ी जो है आशान्वित है और उन्होंने ये कहा है कि तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो सकारात्मक है, इसमें ज़्यादा कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने पहले भी इस तरह के मसलों पर बातचीत की है, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी हो या फिर गरीबी हो या फिर विदेश नीति के मामले पर ही चाइना का ही मसला आप देख लीजिए या फिर दूसरे देशों के साथ जो ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि ये मैंडेट जिसकी बात अजय सर ने कही है कि एक मेजॉरिटी का मैंडेट मोदी सरकार को मिला है, और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने इस मैंडेट का सही इस्तेमाल किया? नेहा जी, ऐसा है कि जहाँ तक कोalition सरकार और मेजॉरिटी वाली सरकार का सवाल है, ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड बात है कि जो कोalition सरकार होती है वो अपने आप में एक इंस्टेबिलिटी वाला फैक्टर लेकर चलती है ज़रूर, लेकिन जब बहुत सारे अलग अलग विचारों के पक्ष एक साथ आते हैं तो एक अच्छी बात ये होती है, उसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट ये होता है कि कोई एक पार्टी अपना एजेंडा सारे देश पर लाद नहीं सकती। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखी है, बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, एक हिंदू राष्ट्र को मानने वाली पार्टी है, उसके बावजूद करीब करीब 6.5 साल वाजपेयी सरकार इस देश में राज करती रही। और वो जो आरएसएस का एजेंडा है, जो एक डिविजिव एजेंडा है, जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहता है, उस एजेंडा से उन्हें परहेज करना पड़ा। ये बात अलग है कि वाजपेयी जी जो है एक बहुत ही लिबरल व्यक्ति थे, लिबरल प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो इज द राइट मैन द रॉन्ग पार्टी। वो अगर चाहते भी तो मतलब वो बेसिकली वो खुद ही नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई डिविजिव एजेंडा देश पर लादा जाए। उसके चलते उनके आरएसएस के साथ में डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन अंततः ये हुआ कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट की कंपल्शंस होते हैं वो अपने आप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट अपने साथ लाते हैं। ये बात अलग है कि उसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत इनबिल्ट होती है, लेकिन हमने देखा है कि वो सरकार सक्सेसफुली 5 साल चली। उसके बाद जो यूपीए की सरकार आई वो भी कोएलिशन सरकार थी, वो भी सरकार बहुत सक्सेसफुली 10 साल चली। अब उन सरकारों की जो उपलब्धियां है उनके बारे में डिबेट हो सकता है। यूपीए 1 की उपलब्धियां जो है वो सब जानते भी है और मानते भी है। यूपीए 2 में बहुत गड़बड़ियां हुई, जिसके चलते सरकार को जाना पड़ा और उसके बाद फिर मोदी सरकार आई। तो किसी भी सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो उसके मेजॉरिटी वाले सरकार होने पर निर्भर ज्यादा नहीं करता है। उस सरकार के वो सरकार अपने पुल्स और प्रेशर्स को किस तरह से डील करती है और बावजूद उसके वो किस तरह का रिजल्ट दिखाती है, लाती है, इसके ऊपर निर्भर करता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में चली, वो सरकार आज की सरकार से ज्यादा सफल थी हर मायने में, ऐसा मानता हूं। क्योंकि हम एप्पल्स को ही कंपेयर करेंगे, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करेंगे। हम आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर यूपीए 1 जो है वो भी आज की सरकार से ज्यादा सक्सेसफुल सरकार थी। यूपीए 2 और आज की सरकार की कंपैरिजन करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है, एट पार वो हो, लेकिन यूपीए 1 और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और आज की सरकार, इनकी कंपैरिजन करें तो दोनों सरकार, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और एनडीए की और यूपीए 1, ये दोनों आज के सरकार से ज्यादा सक्सेसफुल थी हर लिहाज से, इकोनॉमी के फ्रंट पे, सोशल हार्मनी के फ्रंट पे और पॉलिटिक्स के फ्रंट पे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं, इन तीनों क्राइटेरिया पर सरकार का परफॉर्मेंस तोलने की कोशिश करते हैं,
तो जिस तरह की सोशल डिसहार्मनी आज इस देश में है, उस तरह की सोशल डिसहार्मनी जो जो गवर्नमेंट इंजीनियर्ड सोशल हार्मनी जिसको मैं कहूंगा, जी। या फिर वो गवर्नमेंट के नीतियों के चलते, या फिर गवर्नमेंट ने उसके तरफ जानबूझकर उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की हो, उसके चलते जो सोशल डिसहार्मनी इस देश में बनी है वो इस देश के लिए बहुत घातक है, ऐसा मैं समझता हूं। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, इकोनॉमिक के फ्रंट पे बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। जो चल पहले 3 साल तो ये सरकार की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चली, मतलब 8% का एक वृद्धि हमने ऐसा इकोनॉमी में देखी। लेकिन उसके बाद जब डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत ही घातक निर्णय सरकार ने लिया, जिसमें किसी को भी स्टेक होल्डर नहीं बनाया, किसी से कंसल्टेशन नहीं किया, सरकार के गिने चुने 2-3 लोग जिसमें प्रधानमंत्री खुद हो और कोई उनके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स उसमें शामिल थे, उनको लेकर यह डिसीजन लिया गया, जिसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम इस देश को भुगतना पड़ा। और उसके वो भी बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। उसका जो ओरिजिनल मकसद था, वो मकसद किस तरह से असफल हुआ। हम ब्लैक मनी को बिल्कुल भी वापस नहीं ला पाए, और जिस तरह से पिछले 9 सालों में इस देश की बैंकों की संपत्ति लूटकर कई लोग इस देश से भाग गए हैं, उनको भी वापस लाने में सरकार असफल रही। कई बार तो ऐसा दिखा है कि उनके बीच में और सरकार के बीच में कोई नेक्सस हो। जिस तरह से अडानी वाला इशू हमने देखा है, एक क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे खराब नमूना, वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म जो हमने देखा है, वो इससे पहले कभी इस देश में उस तरह का मंजर हमने देखा नहीं है। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, पर कैपिटा इनकम ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होता है कि इस देश में लोगों की हालत कितनी सुधरी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश से भी हम नीचे इसमें थे अभी तक। सिर्फ यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके बाद बांग्लादेश हमसे थोड़ा नीचे गया है, लेकिन आसार इस तरह के हैं कि बांग्लादेश जल्द ही फिर से हमारे ऊपर चला जाएगा। जी। इंडोनेशिया जैसा देश भी, हमारे देश का पर कैपिटा इनकम $2000 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। इंडोनेशिया जैसे देश का पर कैपिटा इनकम $5000 से ऊपर है। और जिस ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी को हमने सरपास कर दिया है, इस तरह की एक पब्लिसिटी की बात इस सरकार से हो रही है, उस ग्रेट ब्रिटेन का एक क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम उससे ऊपर चढ़ गए होंगे। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम, आज ग्रेट ब्रिटेन का हर नागरिक ऑन एन एवरेज जो कमाता है वो $45,000 से ऊपर है, तो हमारे से कम 20-22 गुना ज्यादा उसकी पर कैपिटा इनकम है। और इस बात का इंडिकेटर इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कि इस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में खाना खिलाना सरकार को मेरा पड़ता सवाल है। अजय भारद्वाज जी से मेरा यही सवाल है। अजय भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन, जो कि नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने से पहले दिया था कि लोगों के लिए अच्छे दिन लेकर वो आएंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये 9 वर्षों का अगर कार्यकाल देखा जाए तो सबका विकास कहाँ दिखता है? अगर 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है सरकार को, तो क्या हम इसे उपलब्धि मानेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार दावा कह रही कि ये उपलब्धि है। अजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ये सवाल था कि अगर पीएम मोदी की सरकार ये दावा करती है और ये उपलब्धि गिनाती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो क्या इसे उपलब्धि की श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए? अजय जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे जो को पैनलिस्ट थे उनके 2-3 पॉइंट्स उठाए थे, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा जी। जैसे उन्होंने पहले कहा कि मेजॉरिटी की अगर गवर्नमेंट बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट बनती रहे तो वो ठीक रहता है। लेकिन मेरा सिर्फ भाव ये कहने का था कि जब भी किसी मेजॉरिटी पार्टी मिलती है, गवर्नमेंट मिलती है, दैट स्पीक्स ऑफ द पॉपुलर मैंडेट ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट दैट यू शुड हैव a fractured democracy of 19 parties or 18 parties। एक पार्टी को जब राजीव गांधी को 1984 में आउटराइटली ब्रूट मेजॉरिटी मिली,
तो दैट वाज द मैंडेट ऑफ द कंट्री कि हम अब इस स्थिति में हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज भी अगर मेजॉरिटी मिल रही है मोदी को, तो उसका एक संदर्भ है, उसकी एक डेफिनेशन है। दूसरा, इन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट में बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे तो एक ही इंसिडेंट याद आता है जब राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के सामने एक बिल पास किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इस तरह की तो गवर्नमेंट चलती रही उनकी। और दूसरा, इन्होंने बात की है कि इकोनॉमी का रेट ठीक है, जैसे इन्होंने खुद ही में माना है कि इनिशियली तो बीजेपी गवर्नमेंट का ठीक था, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पेंडेमिक के वजह से जो 2.5 साल का, ये पेंडेमिक के पहले की बात है अजय जी। ये नोटबंदी को लेकर सवाल उठाया है विवेक जी ने, जहां तक मुझे, अगर मैं सही हूं तो विवेक जी इसे सही ठहराए। नोटबंदी की जो वो चिंताएं हैं और वो जो निष्कर्ष निकले, जो नतीजे निकले कि काला धन आएगा, लेकिन काला धन नहीं आया, और उसका जो असर पड़ा भारत के छोटे मझोले उद्योगों पर, वो उबर भी नहीं पाए। फिर कोविड आ गया, उसके बाद से जो परिस्थितियां हैं, कई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स और कई ऐसे शोध आए हैं सामने जिसमें कहा गया कि 70% भारत का जो छोटा और मझोला उद्योग है वो मुनाफा भी नहीं कमा पा रहा है। सर्वाइवल ही उनके लिए एक चैलेंज है अभी भी। तो किसका विकास हो रहा है? क्या ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जिसका जिस तरह मन होता है ना, उस तरह के आर्गुमेंट्स बनाने शुरू कर देते हैं। हमारे पास अगर MSEMs का भी एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और आज MSEMs के जरिए से कितने लोग हैं, नया युवक है जो इनिशिएटिव ले रहा है और इकोनॉमी के अंदर घुस रहा है। और दूसरा, जो आप कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या हुआ? 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल डेमोक्रेसी में किसी के सपोर्ट करना, इट इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सबका साथ सबका विकास लेने का अभिप्राय ये नहीं है कि सबको, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। जी। अगर आप दूसरे पैनलिस्ट की तरह ही बात कर रहे हो तो फिर अलग बात है। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या हमें इसे तो मेरा सवाल, जब आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं तो लिसन टू मी। जी। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो हुआ नहीं इंडिया में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास जो है, इट इज अ स्लोगन। सबका साथ का मतलब है वी वांट टू हैव एन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। देयर इज नो मैजिक बैंड। कोई कंट्री के अंदर अगर कोई लीडर स्लोगन देता है, लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि सारे जवान सड़क पे आ गए, सारे किसान सड़क पे आ गए। गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने। These are slogans to inspire the nation. These are not the slogans which can be talked about in material terms. आप चाह रही हैं कि सबका विकास नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? सबको कोठियां क्यों नहीं मिली? सबको कारें क्यों नहीं मिली? सबको माय क्वेश्चन इज नॉट दैट सर, सॉरी, लेकिन मैंने ये सवाल नहीं किया था। आपको इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सिर्फ ये पूछा था कि क्या 80 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो कंप्लीट जो है वो नुकसान हुआ है जनता का, कुछ हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो दावा है, ये जो उपलब्धि करने की बात हो रही है, क्या हमें इसे उपलब्धि मानना चाहिए कि हम 80 करोड़ को मुफ्त अनाज दे रहे हैं? देखो, मैं तो इसको उपलब्धि इसलिए मानता हूं क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से लोगों के घर में चूल्हे बंद हो रहे थे, पेंडेमिक की वजह से जिस तरह के लोग मजदूर जो थे वो जॉबलेस हो रहे थे, पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से इकोनॉमी सारी पैरालाइज हो रही थी, उस सारे के बीच में थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, मैं उसको उस तरीके से देखना चाहता हूँ जी। और उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कितनी आई है ये अपना अपना मन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो स्लोगन होते हैं वो नेशन के अंदर एक पॉजिटिव इंथुजियाज्म पैदा करने के लिए होते हैं। दे मे नॉट बी वेरी मटेरियली ट्रांसलेटेड इनटू अरिथमेटिक। सारी चीजें अरिथमेटिक में नहीं आती। कई बार जब स्लोगन दिए जाते हैं, जो भी नेशनल लीडर्स होते हैं वो नेशन को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो हतोत्साहित ना हो नेशन, ताकि वो डिप्रेस में ना जाए, ताकि उनको ऐसा ना लगे। तो ये एक लीडरशिप का एक क्वालिटी होती है, मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर है, जो भी हु इज लीडिंग द नेशन, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शब्दों से नेशन को प्रोत्साहित करने के लिए और नेशन को एक दिशा देने के लिए इस तरह के स्लोगन्स बनाते हैं।
और इनको कैसे क्रियान्वित करें, अब ये तो बहुत कठोर बात है। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो कैसी हटी, नहीं हटी, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम जी। सो इन स्लोगन्स को बिल्कुल मेटिकुलसली अरिथमेटिक टर्म्स में लेना मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझ वाली बात है। जी विवेक जी, आपने अजय जी की बात सुनी और एक मेरे पास IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका फिगर है मेरे पास। सरकार का कोई आंकड़ा आधिकारिक नहीं है, लेकिन जो IMF कहता है कि भारत में 2014 से 2023 के बीच जो प्रति व्यक्ति आय है यानी पर कैपिटा इनकम जो है 2014 से 2023 के बीच सिर्फ 67% बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2004 से 2014 के बीच ये 145%, 145% ये इजाफा हुआ था। तो IMF ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है वैसी नहीं है जो 2014 से पहले अचीव की जा चुकी थी। विवेक जी। जी जी एग्जैक्टली देखिए, इकोनॉमी में एब्सोल्यूट जो फिगर्स होती है वो ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप ये बताएंगे कि 2014 से 2022 तक या 23 तक इस देश का GDP 152 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 2014 में कुछ 97 लाख करोड़ था। तो आपको दिखेगा कि लगभग मतलब 60-70 लाख करोड़ का उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन उससे पहले वाले 9 साल के GDP की ग्रोथ से करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में 2000 उसके पहले वाले जो 9 साल थे उसमें परसेंटेज टर्म्स में वो 97%, 94% से ज्यादा GDP का ग्रोथ हुआ, और इन वाले 9 सालों में वो 64% GDP में ग्रोथ रहा। GDP का ग्रोथ भी अपने आप में एक कई बार मिसलीडिंग फिगर हो सकता है, इसलिए कि GDP जो होता है वो इस देश में जितना भी उत्पादन हुआ है वो सारे उत्पादनों का कुल मिलाकर जितनी कीमत होती है उसका फिगर होता है। अब अगर कहीं इन्फ्लेशन हो जाए, अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए और उत्पादन घटे, उसके बावजूद GDP ज्यादा हो सकता है। तो GDP के टर्म्स में हम किसी भी देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं काउंट कर सकते, उसको हमें थोड़ा सा फाइन प्रिंट भी पढ़नी पड़ती है। जहां तक इकोनॉमी का आज का ग्रोथ रेट है, हम बड़े उसका डंका पिटा जाता है कि आज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप देखिए, जब एक तो पहली बात तो ये है कि पेंडेमिक से जो इकोनॉमी को सेटबैक मिला उसका हम बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन जैसे एक बहुत ही रद्दी गलत स्टेप से जो इकोनॉमी को सेटबैक मिला वो तो डिस्क्रेडिट सरकार को लेना ही पड़ेगा। उसके तुरंत बाद पेंडेमिक आया, तो आपने जो पहले नुकसान करके रखा था उससे दुगना नुकसान पेंडेमिक की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहले ही नुकसान बहुत ज्यादा करके रखा था। अगर वो डिमोनेटाइजेशन उस समय आप नहीं करते तो हो सकता था कि इकोनॉमी जो है वो पेंडेमिक को और ज्यादा अच्छे तरीके से झेल सकती थी, जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से नहीं हो पाया। तो ये आपका एक डिस्क्रेडिट है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब इकोनॉमी में का ग्रोथ रेट पेंडेमिक के दौरान -5 पॉइंट कुछ चला गया था, तो उस लो बेस इफेक्ट को देखते हुए बाद में जो ग्रोथ बताई गई, उसके सब्सिक्वेंट सालों में जो ग्रोथ बताई गई वो लो बेस इफेक्ट की वजह से दिख रही है। वैसे तो वो उतनी नहीं है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं -5 पॉइंट कुछ जो नीचे गिर गया था उससे कंपेयर करने के बाद हम कह रहे हैं कि आज ग्रोथ रेट इतना हो गया है, तो वो लो बेस इफेक्ट वाला मामला है। तो इसलिए फाइन प्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है इकोनॉमी में। और जहां तक कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में अजय जी ने जो पॉइंट उठाया, मैं उसकी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि किसी भी देश में कोएलिशन सरकार ही होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बात है और वो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत नुकसानदेह है, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इसके 3 उदाहरण, कम से कम 3 में से 2 उदाहरण तो हमने अपने देश में ही देखे हैं, UPA 1 और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। और वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी वाली सरकार से वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी होती है अपने कैरेक्टर में, इसलिए कि सारी पार्टियों का मिलाकर अगर आप वोटों का प्रतिशत ले तो कोएलिशन सरकार जो है वो किसी भी सरकार की मेजॉरिटी वाले सरकार से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसका जो स्पेक्ट्रम है सपोर्ट का, वो बेस अलग अलग होता है। उसमें कम्युनिस्ट
लेफ्ट को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, उसमें राइट को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, उसमें सेंट्रिस्ट भी होते तमाम हैं, वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाता है, आप ये तो कहना वो चाहते उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है वो किसी भी मेजॉरिटी सरकार से ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। डिजिटल क्रांति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल क्रांति को लेकर ही विदेशों तक में काफ़ी भारत की तारीफ हुई है, लेकिन फिर भी डिजिटल की जो सुविधा है वो गरीबों तक भी पहुंच सके, इसमें महंगाई आड़े आ रही है और महंगाई पर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर पाई है। क्या कहेंगे इस मोर्चे पर, क्या केंद्र सरकार के प्रयास काफ़ी हैं? महंगाई का डिजिटल कॉन्वर्सेशन से कोई लिंक नहीं है, आपका सवाल बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी है। डिजिटल की जो फैसिलिटी है वो आज रोड साइड हॉकर भी यूज कर रहा है। अपना जो सब्जी बेचने वाला है उसके पास एक कार्ड रखा होता है पेटीएम का और सब कुछ है। दिस इज डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और जो डिजिटलाइजेशन है वो हर पक्ष में मेरे घर जैसे कोई मजदूर आता है तो उसके पास अपना तरीका होता है, तो दिस इज डिजिटलाइजेशन। और जहां तक आप महंगाई की बात कर रही हैं, महंगाई का जो पक्ष है वो एक दूसरा पक्ष है। महंगाई का पक्ष जो है वो ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे। पेट्रोल की प्राइसेस और लिक्विड प्राइसेस, जो गैस की प्राइसेस हैं, ये हैं वो हैं, तो दीज आर सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न and they should be addressed. मैं agree करता हूँ that this government initially first 3 years before the pandemic they controlled the prices quite a lot, लेकिन बाद में इनसे कुछ संभला नहीं है, तो उस तरीके से मैं agree करता हूँ। लेकिन जहाँ तक डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है कदम, जो शायद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में भी लिया जा सकता था, लेकिन ये है कि इन्होंने लिया है तो इनको क्रेडिट जाना चाहिए इस बात का। और मुझे तो लगता है कि आज 90% जो लोग हैं वो जेब में पैसा नहीं लेके चलते हैं, सिर्फ अपना मोबाइल लेके चलते हैं और सामने कार्ड देखते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो दिस इज डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जिसकी वजह से मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस चीज की वजह से जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुका होगा, कहीं ना कहीं रुका नहीं होगा तो उसमें डिसरप्शन आई होगी, या इस तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हुई होगी। तो इट मस्ट हैव गॉन ए लॉन्ग वे। मैं ज्यादा इसके बारे में कहने में असमर्थ हूँ। जी, विवेक सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस डिजिटल क्रांति का जिसे लेकर यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शुरुआत है वो तारीफ के काबिल है कि उन्होंने देश में जो है डिजिटल क्रांति लाई और पैसों का जो लेन देन है वो काफ़ी हद तक जो है आसान बन चुका है। लेकिन जो मेरा सवाल अजय जी से था कि महंगाई अगर कंट्रोल होगी तो लोगों के पास मोबाइल जो है जिसके ज़रिए डिजिटल एक्सचेंज हो सकता है, इसकी सुविधा जो है पहुंचाई जा सकेगी या फिर सुनिश्चित की जा सकेगी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि मनरेगा को जो है ऐप के ज़रिए अटेंडेंस लगाने की बात हुई थी, तो बहुत सारी महिलाएं जो है दिल्ली में पहुंच गई थी ये प्रदर्शन करने के लिए कि ये जो है हम इससे सहज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो मोबाइल की सेवा भी जो है स्मार्टफोन की सेवा जो है वो मुश्किल है। विवेक जी, आप इस सवाल को किस तरह से देखेंगे, किस तरह का जवाब देंगे? जी, ऐसा है कि ये जो डिजिटाइजेशन वाला प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, और वो अच्छा काम हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, करना पड़ेगा, कंपल्शन नहीं है। वो अच्छा काम हुआ है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो हुआ है। लेकिन मैं इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानता हूँ। टेक्नोलॉजी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उस वक्त की जो सरकार होती है उस टेक्नोलॉजी का कुछ मैनिफेस्टेशन उनके काम में भी दिखता है। अगर इस 2014 से 2023 तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो डिजिटलाइजेशन नहीं होता, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कल जाकर अगर मोदी सरकार 2024 के बाद चांद पर कोई सैटेलाइट भेजती है तो आप ये नहीं कह सकते कि देखिए मोदी जी ने चांद पर सैटेलाइट भेजा, क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने चांद पर सैटेलाइट भेजा था? ऐसा आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी और उस समय जो रिसोर्सेस थे
वो आज नहीं है, आज ज्यादा है, आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के परिणाम और अचीवमेंट्स भी हमको दिखेंगे। तो इस तरह से हम रिट्रोस्पेक्टिवली उसको नहीं देख सकते, लेकिन काम हुआ है डिजिटलाइजेशन का, वो बहुत अच्छा है। उसके कुछ पिटफॉल्स है, जैसे आपने कहा कि मनरेगा में उसका पेमेंट को लेकर कुछ हिकअप्स रहे। अभी रिसेंटली ये बात आई थी कि उड़ीसा सरकार ने अपना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला स्कीम है उसको रोल बैक किया है। उन्होंने भी कैश पेमेंट पर वो वापस आए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई है पर्टिकुलरली इंटीरियर एरिया से जहां पर ये काम नहीं कर रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। तो इसका जो स्प्रेड है वो जब तक हर नूक एंड कॉर्नर में देश के ना हो जाए तब तक ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन वो होना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कैश ट्रांसफर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत अच्छा तरीका है, उससे करप्शन कर्व होता है। और कैश ट्रांसफर जब आप कैश पेमेंट करेंगे तो उसमें करप्शन निहित होता है, जो पुराना अनुभव हमारे पास है। तो वो उसके ऊपर किस तरह से मात की जाए, ये सरकार का एक दायित्व बनता है, और देखना पड़ेगा कि सरकार उसके ऊपर किस तरह से अंकुश लगाती है, किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी बात है, डिजिटाइजेशन होना चाहिए और उससे बहुत लोगों को सहूलियत हुई है, फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जी, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रह गया है शेष, तो मैं अजय जी से एक लाइन में समझना चाहूंगी कि क्या लगता है 9 वर्षों का जो कार्यकाल है रोजगार को लेकर, क्या आप आंकते हैं कि ये सही रहा है? एक लाइन में, फिर मैं विवेक जी से भी समझना चाहूंगी। अजय जी। मुझे लगता है 9 साल का जो कार्यकाल है, दिस इज ब्रॉट अबाउट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द कंट्री एंड इंटरनेशनली। जी, विवेक जी, रोजगार अगर मुहैया कराने की बात हो तो आप क्या अंक देना चाहेंगे मोदी सरकार को? नहीं, देखिए, इस बात पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है। रोजगार के फ्रंट पर मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे बिल्कुल उसके विपरीत परिस्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट ये आज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सारे जो प्रमुख अर्थशास्त्री है वो मानते हैं। और उस पर उसके बाद फिर नैरेटिव बदलकर इस तरह की बात की गई कि आत्मनिर्भर भारत, यानी आप नौकरी देने वाले बनो, आप नौकरी मांगने वाले मत बनो। अगर आपने शुरू में इस तरह का प्रॉमिस दिया था कि हम नौकरी देंगे, तो आज आप नैरेटिव बदलकर ये कहते हो कि आप नौकरी देने वाले बनो, तो आप अपना फेलियर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एडमिट कर रहे हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। आई एम सॉरी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ एंकर की परमिशन के बिना। जी, आप फेलियर इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनको कह रहे हैं कि नौकरी देने वाले बनो। जब नौकरी देने वाले बनेंगे तो यू विल गिव एम्प्लॉयमेंट, यू विल नॉट लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये कोई फेलियर नहीं है मेरे मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि जितनी एफडीआई कंट्री के अंदर आई है पिछले 9 सालों में, मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में भी आई होगी। लेकिन मुझे लगता है को पैनलिस्ट जो है वो कह सकते हैं कि अब हालात बदल गए हैं, तो बदले हालातों में इसलिए ज्यादा आ गई होगी। एफडीआई भी बहुत आई है, पर उस एफडीआई का मेरा सवाल है सर, आत्मनिर्भर भारत बनने की जो कॉल है, आत्मनिर्भर भारत बनने की, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में गई है। एंड देयर इज एन एम्फेसिस। अभी जयशंकर जी का कल एक वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक एम्फेटिक लेक्चर था कि हमें सर्विसेज सेक्टर में, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने हमें डाल दिया था, उससे निकलना चाहिए और हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए। और ये जो आत्मनिर्भर बनने वाली बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और इसमें हमेशा कुछ समय लगता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है जी, समय समाप्त हो गया तो उसका रिजल्ट अभी आपको 2-4 दिन में मिल जाए। अगर आपने देखना ही गिलास खाली है और भरा हुआ नहीं देखना, तो वो दृष्टि का दोष हो सकता है, लेकिन वो एटीट्यूड का दोष नहीं होना चाहिए। तथ्यों के आधार पर ही ये सारी जो बातचीत है वो सामने आ रही है, और तथ्यों के आधार पर ही किसी भी मसले पर जो है हमें चर्चा करनी चाहिए। और नेहा जी ऐसा है कि हम इस विषय को इस नोट पर खत्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आज जो देश में हो रहा है, हम जहां तक अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करते हैं, आज इस देश में हमारे देश की
आन बान शान जो लड़कियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स आज बहुत लाए ही हैं, दुखद तस्वीर, उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तस्वीर। मोदी सरकार के 9 साल खत्म होने के बाद समय समाप्त हो गया, इसलिए माफी ये जो चाहूंगी, मुझे रोकना पड़ रहा है। विवेक जी बहुत बहुत माफी चाहूंगी कि आपकी लेकिन बात उसके पीछे राजनीति क्या है, वो समय रेसलर्स समाप्त हो क्यों गया ऐसा अजय काम सर, कर रहे हैं, इसलिए उसके मुझे बारे में माफी पता होना चाहिए। चाहूंगी, मुझे There's a समाप्त करना politics पड़ेगा behind शो। those girls. स्ट्रेट टॉक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी आपका भी और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के 9 वर्ष में कैसा कामकाज रहा है, जनता को क्या मिला है, चाहे वो रोजगार का मोर्चा हो, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो विदेश नीति ही क्यों ना हो, जनता को तय करना है कि मोदी सरकार ने उन्हें क्या दिया है और क्या उन्होंने खो दिया है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही। info@justbroadcasting.com पर फीडबैक देना ना भूलें और info@neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।